नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में भी सर्वे ऑडिटोरियम में डाक विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर सभी अभ्यर्थियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और सरकारी सेवा में आकर लोगों के समर्पण भाव से सेवा करने को भी प्रोत्साहित किया है। मेरा नाम दीपक फोगाट है। मेरी नौकरी लगी है चमोली ज़िले के सुनाव गांव में। उधर मेरा बीपीएम की उस पर नियुक्ति हुई है, तो वहाँ पे एरिया भी काफ़ी अच्छा है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और नौकरी से भी खुश हूँ मैं। आने वाली फ्यूचर प्लानिंग क्या किस तरह से देखते हैं? आने वाली तो जी है, अभी तो एरिया और मौसम काफ़ी अच्छा लगा। सोच रहा हूँ अभी कुछ साल तो मैं वहीं पर अपनी सेवा दूंगा, बाद में आगे का और बाद में देखते हैं। मेरा एसएससी सीपीओ के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है। और कब से तैयारी कर रही थी? सर मैं इससे पहले इसमें मेरिट आउट हुई थी 2022 में। इस बार फाइनली इन हो चुकी हूँ और मैं 2020 से तैयारी कर रही थी। फिलहाल कैसा लग रहा है नौकरी आपको? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि अपने नेशन को बहुत अच्छे से सर्व करें और अपने नेशन को आगे लेके जाएं। मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ फोर्स हुआ है। अभी मुझे अंदर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और फाइनली अभी अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी आर एम्प्लॉयड। वैसे मैं प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत हूँ, हालांकि वो काफ़ी छोटी पोस्ट पर है, पर वो भी सरकारी था, तो भी अच्छा लगा था उस टाइम भी। पर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा तो हम ऊपर आ ही गए हैं, तो सब एक्टर बनकर अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राईपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। चंपावत के बनबसा में 500 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उत्तराखंड सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर 10,000 से चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं क्षेत्रवासियों को और प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के आरंभ से ही पर्यावरण मंजूरी और प्रतिपूरक पौधारोपण और भूस्तांतरण का भी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष पर्यावरण वन वायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से लगभग 84 करोड़ वन भूमि को अंतिम मिल चुकी थी, जिसके बाद परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री की लगभग 500 करोड़ की लागत से बनी जा रहा आधुनिक लैंड पोर्ट भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्रा आवागमन के लिए एक समेकित, सुविधाजनक और सुरक्षित प्रणाली विकसित करेगा। यहाँ कस्टम, सुरक्षा, व्यापार और बॉर्डर से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियां एक ही परिसर में कार्य करेंगी, जिससे सीमा प्रबंधन में अधिक तेजी आएगी। देखिए, माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है।
कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। मेड इन उत्तराखंड, मेड इन इंडिया जो अपने प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मुको आए थे तभी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने हर परिवार के बच्चों के मंगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नज़दीक है, भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम उसको उसी तरह पर जहाँ शारदा रिवर फ्रंट ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बैमबुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, गणपति मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक सीमित कर रहे हैं। दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो हमारा एक अनेक रमणीक स्थानों का भी जो है अवश्य रूप से भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास भी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजना केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का माध्यम भी बनेगी। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी बनबसा लैंड पोर्ट सीमा पर व्यापार में भी सशक्त बनेगा। कृषि व औद्योगिक उत्पादों के लिए एक औपचारिक प्रवेश द्वार तैयार किया जाएगा। स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। लैंड पोर्ट के माध्यम से किसानों और छोटे को सीमा पर बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे परिवहन लागत घटेगी और उत्पादों का मूल्य सर्वथा संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल भारत और नेपाल के आसपास संबंधों को और मजबूत करेगी, जिससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारंपरिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना भारत सरकार की क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि और सतत सीमा विकास नीति के अनुरूप है। सीएम धामी ने बताया कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से ऐसा पर्यावरण मॉडल तैयार किया जाएगा जो आधुनिकता और प्रकृति संरक्षण का संतुलित उदाहरण। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार, भूमि पोर्ट प्राधिकरण और राज्य के सभी विभाग एजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करने की बात कही, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र हो सके। उन्होंने कहा कि बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना उत्तराखंड की सीमाओं को समृद्ध, सहयोग और अवसरों की नई पहचान देगा। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। इसी के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट भी अब शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। तो वहीं बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की आमद इन दिनों चरम पर है। गुरुवार को यह आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया था। कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी धाम में करीब 15,42,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। और चारधाम यात्रा का अब अंतिम पड़ाव है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में अब लोग बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। हालांकि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बार यात्रा ने पिछले अपने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने दर्शन भी चार धामों में किए हैं और अब तक 15,42,000 तीर्थयात्री केवल बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और हाल फिलहाल में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अभी तक के लिए? सर जी, देखिए, जो तीनों धामों के कपाट बंद होने के बाद अब पूरी जो श्रद्धालुओं की आमद है वो बद्रीनाथ की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी है और पिछले 4 दिनों से लगभग 6,000 से ऊपर प्रतिदिन जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 15,43,000 श्रद्धालु जो हैं
यहाँ जो है धाम में पहुंच चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जो है 25 नवंबर को कपाट बंद होने हैं तो कपाट बंद होने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब मौसम खुशगवार है और चटक धूप के साथ जो है आज बद्रीपुरी में 2 दिवसीय एक रक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेष वाइब्रेंट विलेज के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय यात्री हैं, वो लोग और भी जो है काफी तादाद में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे। तो आज जो है लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं की तादाद यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो मंदिर की जो प्रबंधन समिति है वो लगातार श्रद्धालुओं की जो दर्शन व्यवस्था है और जो अन्य आसपास के तीर्थ स्थल है वहाँ पे किस तरह से प्रबंधन किया जाए तो उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और खास जो रक्षा मंत्री का आज जो है बद्रीनाथ का जो दौरा है उसको लेकर के भी जो है प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरी जिलाधिकारी से लेकर तमाम जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, सेना है, वो पूरी जो है वहाँ बद्रीपुरी में अभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी अभी संजय, मौसम किस तरह का है बद्रीनाथ में, और क्योंकि जब तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह वो मनमोहक नज़ारा भी नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल अद्भुत है, खुशगवार है। सुबह हल्की गुनगुनी ठंड जो है सूर्योदय से पहले जरूर होती है, लेकिन ठीक मंदिर के आसपास जो है जो गंडक के जो गर्म पानी के जो स्रोत हैं उनमें जो है स्नान करने के बाद तीर्थयात्री तरोताजा हो जाते हैं और धूप खिलने के बाद जो है मौसम अभी भी जो है आसपास की जो चोटियां हैं वो पिछले दिनों की बर्फ से जो है अब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और मनमोहक नजारे के साथ साथ श्रद्धालु जो है गर्भगृह में जो भगवान फुल सुगमता के साथ दर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक का स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के छमनिया कैंप में ITBP 36वीं वाहिनी ने शुक्रवार को अपना 64वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। कमांडेंट संजय कुमार ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर हिमवीर जवानों ने भव्य आयोजन किया और प्रदर्शन भी इस दौरान किया है। कमांडेंट संजय कुमार ने इस अवसर पर सभी हिमवीर पदाधिकारियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी है। हरिद्वार रोड की रोड पर मॉन्फोर्ट स्कूल के पास अज्ञात हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल योगेश प्रमुख निजी अस्पताल में पहुंचाया। यहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। देश भर में दीपावली 1-2 दिन धूमधाम जाती है, लेकिन देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 1 महीने तक दीपावली की धूम रहती है। वो प्रदेश है देवभूमि उत्तराखंड। अब आप कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में दीपावली के 1 महीने बाद तक दिवाली मनाई जाती है। मंगसीर बग्वाल व रिख बग्वाल एक ही युद्ध की दिन है। उत्तराखंड में इस दीपावली को कहीं इगास बग्वाल तो कहीं मंगसीर दिवाली या बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली से 11वें दिन और 1 महीने बाद तक भी मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे गहरी लोक मान्यताएं हैं जो सैकड़ों सालों से पहाड़ की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा है। देवभूमि की इस धरती पर दीपावली न सिर्फ घरों में दीपक से रोशन करने से जुड़ा है, बल्कि एक सामूहिक उल्लास, लोक संगीत, कृषि जीवन और पशुपालन की परंपरा का प्रतीक भी है। पहाड़ में दिवाली नामक शब्द था नहीं। जब राजवंश था उस समय इगास बग्वाल और 4 तरह की दिवाली हुई। जहाँ तक मेरे संज्ञान में एक रिख बग्वाल आती है, एक हमारी जो बग्वाल दिवाली के रोज बग्वाल बोलते हैं पहाड़ में, और एक इगास आती है और एक बूढ़ी दिवाली आती है। बूढ़ी दिवाली में चौंथर बाबर क्षेत्र में 1 महीने बाद जो दिवाली होती है उसको दियाई बोलते हैं लोग। और जो गढ़वाल में बूढ़ी दिवाली है उसके पीछे ऐतिहासिक जो हमारी जंगें हैं, जो इंटरनेशनल सीमा पार की जंगें जीत के जब आती, जैसे रामचंद्र जी
जब अयोध्या में आए थे, राजतिलक जब उनका हुआ था 14 वर्ष बाद, तो उस रावण से जीत आए थे। स्वाभाविक तौर पे उसी तरीके से महपत शाह जो हमारे राजा थे, 16वीं सदी की बात है शायद, ये 17वीं सदी में होगा, 1627-28 में महपत शाह के जो वीर योद्धा थे उन्होंने तिब्बत फतेह किया था। और तिब्बत में इसलिए फतेह किया था कि उस समय टकनौर, पैनखंडा और दसोली क्षेत्र से काकुआ मोर के जो सैन्य टुकड़ियाँ थी वहाँ के राजा की, वो लूटपाट करके भाग जाया करते थे, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र था, उस पार पकड़े नहीं जाते थे। तो आखिरकार मजबूरन राज्यों को ये फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे चंपावत, बागेश्वर, टिहरी और जौनसार बावर के कार्तिक पर्व वाली दीपावली के एक महीने बाद मंगसीर महीने में दीपावली मनाई जाती है। इसे मंगसीर बग्वाल या बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इन दुर्गम इलाकों तक भगवान राम की लंका पर विजय की खबर देर से पहुंची थी, इसलिए यहाँ दिवाली एक महीने बाद मनाई जाने लगी। गांव-गांव में मेले लगते हैं, लोकगीत और ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य होते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जहाँ हर कोई उम्र और वर्ग की सीमाओं से परे होकर शामिल होता है। एक महीने बाद दीपावली मनाने के पीछे एक मान्यता और भी है। गढ़वाल नरेश महिपति शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं में घुसकर लूटपाट करते थे। तब राजा ने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन काफी दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। लेकिन तिब्बती आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद विजयी होकर जब वीर माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ वापस लौटे, तो इस दिन को विजयोत्सव के रूप में मनाया गया और आज भी क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से त्योहार को मनाते हैं। दीपावली के रूप में इन पर्वों में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति झलकती है। कुमाऊं की महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती हैं, जबकि भैलों से खेलना विजय दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है। इस दिन लोग भैलों यानी देवदार या चीड़ की लकड़ी की मशाल बनाकर गांव के एक खेत में इकट्ठा होते हैं और अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं, जबकि अन्य लोग लोकगीत और सामूहिक नृत्य करते हैं। इगास बवाल, बूढ़ी दिवाली और रिक दिवाली, अब इनके पीछे का प्रचलन कैसे हुआ, ये इगास बवाल कैसे हुई? 12 एनी बवाल माधो सिंह, 16 एनी सराद माधो सिंह, मेरु माधो नी लोटू माधो सिंह, घर मोड़ो नी भाई माधो सिंह। तो माधो सिंह भंडारी उस समय मुख्य सेना नायक थे। हुआ ये कि जब इन्होंने दोबारा वहां आक्रमण किया था, तो फिर जीत के वापस लौटते वक्त लोधी रिखोला तो आ गए, तो उस समय रिक बवाल मनाई गई उनके उपलक्ष्य में। लेकिन माधो सिंह भंडारी की सेना जो दूसरी तरफ से जो उन्होंने उत्तरकाशी पहुंचना था, टकनौर होके, टकनौर उत्तरकाशी होके, वो अटक गए। पूरा महीना बीत गया, लेकिन माधो सिंह भंडारी और सेना को कोई पता नहीं लगा। पूरा शोक में डूबा हुआ था उत्तराखंड। तो स्वाभाविक तौर पर जब शोक में रहेगा, तो उस बार बग्वाल भी नहीं मनाई गई, मतलब दिवाली नहीं मनाई गई। और एक साल बीत जाने के बाद जब फिर जो अपने गीत होते हैं, लोकगीतों में हर आंगन में एक शोक के तौर पे 12 एनी बग्वाल माधो सिंह, 16 एनी शराद, 12 बग्वाल भी निकल गई, 16 शराद भी निकल गए, लेकिन माधो सिंह और उसकी सेना नहीं आई। उससे शोकाकुल पूरा राजवंश और पूरा गढ़वाल था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। लेकिन और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए Action 24/7।